हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्ले अंधा युग बाय धर्मवीर भारती। इस प्ले की जो डिटेल समरी है वो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, उसे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड ऑल्सो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थीम्स, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देन सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पहले आप समरी देख के आइएगा, देन ओनली यू कैन रिलेट कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है एंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ऑलराइट, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बात करें राइटर की तो धर्मवीर भारती का बर्थ हुआ था 1926 में। वो काफी पॉपुलर हिंदी पोएट, नोवेलिस्ट, प्ले राइट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। उन्होंने काफी अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी जिनको बाद में बॉलीवुड मूवीज में भी बनाया गया। तो इनके वर्क्स की बात करें तो अंधा युग जो 1953 में लिखा गया था उसे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला 1988 में। तो इनको काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं इनकी पूरी लाइफ के अंदर एंड ही ऑल्सो गॉट पद्मश्री इन 1972। जो ये हमारी प्ले है अंधा युग, उसको फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट किया गया था इलाहाबाद ऑल इंडिया रेडियो पे 1954 में और इसको परफॉर्म नहीं किया गया था 1962 तक। लेटर इसको प्रोड्यूस किया गया सत्यदेव दुबे जी के द्वारा छोटे से ऑडियंस ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे ऐसे इस प्ले की शुरुआत हुई थी इन द थिएटर। सिंस देन जो ये प्ले है वो बहुत सारे जो रेप्यूटेड डायरेक्टर्स हैं उन्होंने स्टेज किया, जैसे कि M.K. रैना, इब्राहिम अलकाजी, रतन थियम और मोहन महर्षि। तो अंधा युग एक काफी फेमस प्ले है। फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था 1953 में। उस टाइम के बाद बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर इसको ट्रांसलेट किया गया। इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी आया 2005 में बाय आलोक भल्ला। तो ये जो प्ले है वो काफी ही मॉडर्न थीम्स के ऊपर है, जैसे कि इश्यू ऑफ वॉर, राइटियस कंडक्ट, सफरिंग, फेट। आई नो कि सारी स्टोरी महाभारत से ली गई है, बट हम सारे जो भी रेफरेंसेस हैं उनको प्रेजेंट वर्ल्ड में भी देख सकते हैं कि एक इंसान के अंदर कितने डिलेमास होते हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। जब भी आप किसी भी चीज को करते हैं या फिर आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया। यू नो, वी हैव दिस कॉम्प्लिकेशन एवरी टाइम कि क्या जो मेरा डिसीजन है वो आज मेरे लिए अच्छा होगा या फ्यूचर में अच्छा होगा, या फिर मैं अपना ही नहीं सोच रहा, लाइक इफ आई एम बीइंग सेल्फिश और सेल्फलेस। तो इस टाइप के डाउट्स हर एक इंसान के मन में आते हैं। वही बातें यहाँ पे भी की गई हैं कि किस तरीके से आपको सच का साथ देना चाहिए, क्या एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि जो अंधा युग है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो इसका जो पूरा इवेंट है वो बेस्ड है महाभारत के ऊपर, जो कि एक बहुत फेमस एपिक है इंडिया की। ये हम सबको पता है रामायण और महाभारत के बारे में। तो मैं स्टोरी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि महाभारत के अंदर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है किंग विचित्रवीर से, जो कि कुरु किंगडम के किंग होते हैं। अब इनके दो बेटे होते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र थे जो वो बचपन से ही लाइक बाय बर्थ ही वॉज ब्लाइंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि धृतराष्ट्र बड़े बेटे थे, तो बाय ऐसा लॉजिक तो या फिर बाय पूरे सोसाइटल रूल्स ऐसा था कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, पर ये अंधे थे इसलिए पांडु को राजा बना दिया। लेकिन उनको एक कर्स मिला था जिसकी वजह से उनको सब कुछ छोड़ के फॉरेस्ट में जाना पड़ा। तो वहां पे जो उनके ग्रैंड अंकल थे भीष्म, उन्होंने सब कुछ संभाला और ऐसा डिसाइड हुआ कि धृतराष्ट्र को राजा बना देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, फिर जब वो फॉरेस्ट में गए पांडु, तो वहां पे उनके 5 बच्चों का जन्म हुआ जिनके नाम थे पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो ये 5 पांडव थे। उसी टाइम पे जो गांधारी है धृतराष्ट्र की वाइफ, उसने भी 100 लड़कों को जन्म दिया, जिनका हम कलेक्टिवली उनको बोलते हैं कौरव। तो दुर्योधन था जो सबसे बड़ा बेटा था उनका, उसके बाद था दुशासन। तो जब पांडु की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे बड़े ही छोटे थे उस टाइम पे। अब कुंती डिसाइड करती है कि वो धृतराष्ट्र के पास जाएगी हस्तिनापुर में और अपना हिस्सा ले लेगी और आराम से सारे भाई रह लेंगे वहां पे, कजन्स ये सब। तो ये सारे कजन्स एक साथ ग्रो अप होते हैं और कोई ऐसा कांस्टेंट सा राइवलरी था नहीं तब तक, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें बिटर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब युधिष्ठिर सबसे बड़ा था उन पांडव और कौरव के अंदर, तो डिसाइड ये होता है कि भाई इसको राजा बना देना चाहिए। लेकिन जो कौरव्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं इस बात से कि नहीं, राजा तो कौन बनेगा, दुर्योधन ही बनेगा। तो इस तरीके से इनके बीच लड़ाइयां होती हैं और ये फिर यहाँ पे डिसीटफुल मैनर में करते हैं जो कौरव होते हैं कि भाई हम इनको हराएंगे और इनका सारा जो भी राजपाट है उसको छीन लेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि कौरव्स हैं जो वो डिसाइड करते हैं कि हम इनको ना ऐसे जिंदा जला देंगे महल के अंदर। तो पैलेस को आग लगा देते हैं और पूरे यहाँ पे ऐसा खबर फैल जाती है कि भाई वो तो जिंदा जल गए। लेकिन किसी भी तरीके से सीक्रेटली जो विदुर है
उन्होंने उन्हें सेव कर लिया था और एक टनल में जाके छुपा दिया था फॉरेस्ट के अंदर। तो सभी लोगों ने यही सोचा कि भाई ये तो जल गए होंगे, तो ये भेष बदल कर रहने लग जाते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि इनको पता चलता है कि स्वयंवर हो रहा है द्रौपदी का। द्रौपद जो किंग थे उनकी बेटी थी द्रौपदी। तो ये यहाँ पे जाते हैं और अर्जुन फिर जो अपने आर्चरी कॉन्टेस्ट से उनका जो हाथ है वो जीत लेता है, मतलब शादी कर लेता है इन शॉर्ट। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा ये कहानी कि फिर वो बाहर जाते हैं, अपनी मम्मी को बोलते हैं कि देखो हम कुछ लेके आए हैं। देन द मदर सेड कि पांचों भाई आपस में बांट लो। फिर वो सबकी वाइफ बन जाती है द्रौपदी। कुछ ऐसा सा सीन रहता है यहाँ पे। फिर इनके अपने लड़ाइयां चल रही हैं कि इंद्रप्रस्थ है किसका, कौन रखेगा, हस्तिनापुर किसका है। तो वो सारी चीजें हैं। ज्यादा डिटेल में आपको महाभारत की स्टोरी नहीं जाननी है। दिस इज इनफ फॉर द अंधा युग। तो आप इतना भी स्टोरी जान लेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सारा सेटिंग है वो हस्तिनापुर के पैलेस का ही है पूरा, जहां पे किंग धृतराष्ट्र और गांधारी वेट कर रहे हैं कि क्या नतीजा आएगा पूरे वॉर का, कौन जीतेगा कौन हारेगा। एंड गांधारी इज ऑल्सो वेरी मच बायस्ड टुवर्ड्स हर सन कि ऐसा मेरे बेटे ने तो बहुत सही किया है, जो ये पांडव है हमेशा से गलत करते हैं। तो वो सारी बातें होती हैं पूरे समरी के अंदर, वो आपने देख ही लिया होगा। तो ये था सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब टाइटल की बात करेंगे कि जो हमारे राइटर हैं उन्होंने अंधा युग क्यों रखा, हमारे जो प्ले है उसका नाम, व्हाई ही चूज दिस टाइटल। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनेगा, द ब्लाइंड एज। ये काफी एक सिग्निफिकेंट और रिफ्लेक्टिव सा टाइटल है जो कि सेंट्रल थीम भी है प्ले का। ये टाइटल बताता है मोरल ब्लाइंडनेस के बारे में कि किस तरीके से इंसान एथिकल और मोरल तरीके से ब्लाइंड हो जाता है जब उसको पावर चाहिए होती है। तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे पांडव्स ने भी और जो कौरव्स हैं उन्होंने कितने मोरल कोड ऑफ कंडक्ट्स को तोड़ा सिर्फ अपनी जीत को हासिल करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स को अपनाया जहाँ पे वो डिफरेंट तरीके से वो एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य को मारा जाता है, जो पांडव्स हैं उनके बच्चों को मारा जाता है। तो वो सारी चीजें आपको दिखानी है यहाँ पे, एग्जाम्पल से आप एलिबरेट कर सकते हैं। देन इज द फिलोसफिकल डायमेंशन कि किस तरीके से जो पूरा हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसके अंदर एक डार्क ऑफ पीरियड ऑफ डार्कनेस आता है जहां पे आपको मॉरल कंफ्यूजन होता है। हम बात करते हैं ना डार्क एज की, जो यूरोपियन हम इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अंदर भी रहता है डार्क एज, जहाँ पे ज्यादा सा डेवलपमेंट नहीं हुआ था आर्ट में। तो उसी तरीके का यहाँ पे भी दिखाया गया कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स थी, ज्यादा लोगों के अंदर मोरल राइट्स नहीं थे। तो वो सारी चीजें आप दिखा सकते हैं। द लास्ट इज ब्लाइंडनेस इज द सिंबल ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ पे आप बताएंगे किस तरीके से कलयुग के आने का वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है थ्रू दिस टाइटल ऑफ अंधा युग। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी जो भी है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल आंसर दैट इन द कमेंट बॉक्स। With this, I'm ending this video. I'll meet in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy.